हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रेस्पिरेशन, ठीक ना, जिसको हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में सेलुलर रेस्पिरेशन बोल के। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया आपका। आज ये टॉपिक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट क्लास है जिसको हम स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो पहले सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, क्या आइडिया इसके बारे में है आप लोगों को, ठीक है। तो जस्ट यही समझ लीजिए कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इन सभी लिविंग बींग्स को, चाहे एक स्मॉलर बैक्टीरिया क्यों ना हो या वो वायरस ही क्यों ना हो, ठीक है, इन सभी लिविंग बींग्स को क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने बायोकेमिकल बायोमेटाबॉलिज्म को बिल्कुल कंटिन्यू रखने के लिए और उसको चलाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? डेफिनेटली है कि उसको फूड पार्टिकल से मिलेगा। फूड आदमी इसीलिए लेता है कि उसको एनर्जी मिले, ठीक है। तो एनर्जी उससे रिलीज हो जाएगा और उस एनर्जी का डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए उसका यूज़ करेगा, ठीक। अब इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि एनर्जी डायरेक्ट रिलीज नहीं किया जाता है। उस एनर्जी को पहले एक स्टोरेज के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। उस स्टोरेज का नाम है, उस बैटरी का नाम है बोल लीजिए, या उस एनर्जी करेंसी का नाम है एटीपी, ठीक ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि फूड का ब्रेकिंग आपके अंदर होगा और उससे जो एनर्जी निकलेगा वो स्टोर होगा एटीपी के फॉर्म में, और तब उस एटीपी का आप यूज करेंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में। उस एटीपी का बॉन्ड ब्रेक होगा, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा वो, और उसी एनर्जी का आप यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सारा प्रोसेस हम लोग को रेस्पिरेशन में ही पढ़ना होगा, ठीक। तो पहले देखते हैं रेस्पिरेशन टर्म किसने कॉइन किया था। रेस्पिरेशन टर्म, this term was coined by डेट्रोचेट। डेट्रोचेट ने इस टर्म को कॉइन किया, रेस्पिरेशन टर्म को, ठीक है। अब डेट्रोचेट ने कॉइन किया। रेस्पिरेशन क्या है? तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और एनर्जी जो रिलीज होता है, किससे रिलीज होता है? ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी किस फॉर्म में होता है रिलीज्ड? एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। वो ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या कह लेंगे? आप कह लीजिए फूड। क्या? फूड, ठीक, ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक ना। और वो रिलीज एनर्जी स्टोर होता है किसमें? रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड, रिलीज्ड एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को बोलते हैं। मतलब हम लोग जितने भी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो एटीपी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी को। फूड से एनर्जी रिलीज होकर एटीपी में जाके स्टोर हो जाता है, और फाइनली एटीपी से हम काम लेते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक ना। मतलब फूड से डायरेक्ट एनर्जी ऑब्टेन नहीं करते। ऐसा नहीं कि फूड ब्रेक किया और उससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर लिए। फूड जब मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाएगा तो वो क्या होगा? उसकी एनर्जी जमा होगी एटीपी में, ठीक है। मतलब एटीपी बनेगा, ठीक ना, और उसी एटीपी का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन में पूरा प्रोसेस क्या है? परफॉर्म होता है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देख लिया जाए।
तो रेस्पिरेशन का इक्वेशन नॉर्मल जो होता है, इसमें देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मैं यूज कर रहा हूँ C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स 6CO2 प्लस 6H2O, ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। और इससे जो हीट निकला वो 2870 किलो जूल, 2870 किलो जूल और 686 किलो कैलोरी। कितना? 686 किलो कैलोरी, याद रखिएगा। यदि इसको आप इसको बढ़िया से लिख लें, हो सकता है आपको ना दिखे, तो 6H2O प्लस 2870 किलो जूल, ठीक, किलो जूल। और इस किलो जूल को कैलोरी में चेंज कीजिए तो 686 किलो कैलोरी, CAL कैलोरी, के कैलोरी और के जूल, ठीक है। इतना एनर्जी रिलीज होगा किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 6 ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में बर्न करेगा, ठीक है, तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा 2870 किलो जूल, 686 किलो कैलोरी, ठीक। अब देखिए कैलोरी और जूल का कन्वर्जन पहले बता दे रहे हैं। पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे आप, ध्यान से, यहाँ पूछेगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यदि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे तो 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे तो बस किलो हटा दीजिएगा, 2870 जूल हो जाएगा, वो किलो फिर नहीं होगा, ठीक है। 2870 जूल और 686 कैलोरी। लेकिन यदि इसको 1 मोल बोलेंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यदि 1 मोल बोलिएगा तो 1 मोल बोलेंगे तो फिर यहाँ पे किलो जूल और किलो कैलोरी हो जाएगा। ध्यान से एकदम देखना है, 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? 2870 जूल और क्या? 686 कैलोरी। और 1 मोल ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा? 2870 किलो जूल और 686 किलो कैलोरी, ठीक है, 686 किलो कैलोरी। ये शॉर्ट रिएक्शन है, ये शॉर्ट रिएक्शन है, ये 1 स्टेप का रिएक्शन हो गया। तो इस 1 स्टेप के रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबसन। क्या बोलते हैं? इसको कंबसन बोलते हैं। सिंपल बोल लीजिए कि ग्लूकोज का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज मतलब कि 180 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया? 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीजन में, मतलब हवा में आप जला दीजिए। उसको जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन के उड़ जाएगा। अब बदले में जब जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, वो जलेगा तो हीट भी तो देगा। तो हीट कितना देगा? 180 ग्राम ग्लूकोज को जलाएंगे तो हीट आपको 2870 किलो जूल देगा या 686 किलो कैलोरी देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही बात हो जाती है कि यदि 180 AMU, AMU को अब U भी बोलते हैं, ठीक है, 180 एटॉमिक मास यूनिट, यदि इसका हम यूज करेंगे तब आपको ये बोलना होगा कि ओनली 2870 जूल और 686 कैलोरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 180 ग्राम में किलो कैलोरी में चला जाएगा, लेकिन 180 U और AMU में ओनली जूल ओनली कैलोरी में जाएगा। ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ देगा आपको, 180 U से तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि प्योर केमिस्ट्री में चला जाएगा वो। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा कि 180 ग्राम ग्लूकोज को ग्लूकोज बर्न करके जो होता है 2870 किलो जूल और 686 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, तो XYZ ग्राम ग्लूकोज जल के कितना प्रोड्यूस करेगा, ये आपको पूछ देगा, ठीक है। तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड से आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। कैसे निकालेंगे? ध्यान से, उसी को बोलते हैं क्या? ग्लूकोज का कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहां से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? कि जब 180 ग्राम, ठीक है ना, एकदम ध्यान समझना है। क्या? 180 ग्राम ग्लूकोज, एक ग्लूकोज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2870 किलो जूल को प्रोड्यूस कर रहा है और 686 किलो कैलोरी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है।
तो आपसे पूछेगा कि XYZ 10 ग्राम ग्लूकोज कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो पहले यूनिटी मेथड 1 ग्राम ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 2870 डिवाइड बाई 180 क्या हो जाएगा, किलो जूल, और 686 डिवाइडेड बाई 180 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x ग्राम ग्लूकोज कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 2870 बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, इतना किलो जूल। और कैलोरी भी पूछेगा, किलो कैलोरी पूछेगा, तो 686, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x बाई 180 इंटू x किलो कैलोरी। ये फार्मूला पे याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, ये x ग्राम के लिए इतना तो आपको मिल गया, फार्मूला मिल गया। कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक ना, मतलब कि ये होता है एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज के बर्न करने से जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को बोलते हैं ग्लूकोज का कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक। या किसी भी चीज़ का कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी चीज़ का कैलोरी पूछ दे अदर देन ग्लूकोज पूछ दे, तो उस सब्सटेंस का 1 ग्राम बर्न करने से जो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज क्या होगा बताइए, ये पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। तो यही ना कैलोरीफिक वैल्यू ग्लूकोज है, 2870 बाई 180 या 686 बाई 180, दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, एक्चुअली यही कैलोरीफिक वैल्यू है, ग्लूकोज का यही कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक। तो कैलोरीफिक वैल्यू इसी को बोलते हैं। बोले सर कैलोरीफिक वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो जूल में भी है। तो जूल तो बाद में ऐसा यूनिट आया, ठीक, शुरू में लोग कैलोरी का यूज करते थे, इसीलिए कैलोरीफिक वैल्यू बोला गया इसको। तो इससे मेरे समझ में लग रहा है कि आपको जो भी पूछा जाएगा आप बना देंगे, ठीक, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो अब आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं भाई, आगे में देखते हैं, क्या आगे में देखा जाए। आगे है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। तो अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पहले देखते हैं कि और रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन भाई, रेस्पिरेशन आखिर है क्या, कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कि जिस प्रोसेस में कुछ बन रहा हो, ठीक ना, और उस सिस्टम का मतलब उस एनिमल या प्लांट जो भी हो, लिविंग बींग्स हो, उसका क्या हो जाएगा, उसका बायोमास बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, उसमें उसका बॉडी वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसमें ब्रेक करते हैं, ठीक ना, जो भी स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। ओवरऑल इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में अब पूछा जाता है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो केमिस्ट्री में तो चलेगा आपका कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। बायो में उसके लिए इंडरगोनिक टर्म एक्सरगोनिक टर्म दिया गया है। कौन सा टर्म दिया गया है, एक्सरगोनिक। तो ये एक्सरगोनिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, इट इज एक्सरगोनिक प्रोसेस, ठीक। और क्या है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। जो एक इक्वेशन में देख रहे हैं वो एक्चुअली ग्लूकोज के कंबसन का इक्वेशन है, जो हमने पहले आपको बताया, ठीक है। उसी इक्वेशन को होता है वैसा ही कुछ, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ठीक है, होता है वैसा ही कुछ, लेकिन कई स्टेप में होता है। तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप
एंड मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस। ये मल्टी स्टेप मतलब कि ये जो C6H12O6 + 6O2 जो देख रहे हैं और 6CO2 रिलीज हो गया 680 और 6H2O + 686 किलो कैलोरी और 2870 किलो जूल जो मैं लिखा था। तो ये जो हुआ ये एक ही स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये कई स्टेप में होता है, मल्टी स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, ये तो एक स्टेप का प्रोसेस है कंबसन का। ठीक है, लेकिन ऐसा ही इसी तरीके का कुछ रिएक्शन बहुत मल्टी स्टेप का होगा, सभी स्टेप को फाइनली जोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन और मल्टी एंजाइम के द्वारा गाइडेड होता है। ठीक है, तो होगा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। तो जरा टाइप्स देख लें। टाइप्स क्या होता है? टाइप से पहले एक जरा डिफरेंस, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। यहां हम कंबसन लिख रहे हैं, कंबसन, और इधर लिख रहा हूं रेस्पिरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? कंबसन और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, फर्स्ट, कंबसन मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज का बर्न होना और एनर्जी के रिलीज होना। ठीक है, कंबसन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न करे और एनर्जी को प्रोड्यूस करे, तो उसको कंबसन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? ये भी वैसा ही कुछ है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, कोई चीज डिकम्पोज करे और एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये क्या होता है? लेकिन होता है वो तो सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है? ये वन स्टेप प्रोसेस है, ये वन स्टेप प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है? मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेस। दूसरा यह है कि इससे जो कंबसन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। ठीक, तो रिलीज्ड एनर्जी, यहां जो रिलीज्ड एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड, ये स्टोर्ड नहीं होता। किस फॉर्म में? नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी के फॉर्म में ये स्टोर नहीं होता। ठीक है, रिलीज्ड एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है ना, एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। आगे यहाँ क्या होगा? यहाँ स्टोर होता है रिलीज्ड एनर्जी, स्टोर्ड, रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उस फॉर्म में क्या होता है? स्टोर्ड होता है। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड है ये नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है कंबसन। कंबसन इज, इसमें कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये नॉन एंजाइमेटिक होता है। ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस। और ये क्या है? ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, एंजाइमेटिक प्रोसेस। ठीक है, 4, इसमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं कंबसन में, उसका पूरा का पूरा बॉन्ड साइमल्टेनियसली एकाएक ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ऑल बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स हैं, ऑल बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मतलब कि फूड मटेरियल का जो बॉन्ड ले रहे हैं, ब्रेक सडनली, यहाँ सडनली क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ स्टेप वाइज ब्रेकिंग होती है। यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी? स्टेप वाइज बॉन्ड ब्रेकिंग, स्टेप वाइज बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है? स्टेप वाइज। ये दोनों के बीच का क्या है? डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है कंबसन और रेस्पिरेशन में? इससे भी एनर्जी निकलता है, यहां से भी एनर्जी निकलता है। ठीक है, अच्छा, यहां से भी एनर्जी, यहां से भी एनर्जी निकल रहा है।
तो दोनों क्या हो जाएगा, ये भी इन्वॉल्व इसमें हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसे रेस्पिरेशन होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है, सिमिलरिटी है। और आगे पांचवा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कंबसन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है, रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होता है। तो पांचवा डिफरेंस वो हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो कंबसन और रेस्पिरेशन का आपने डिफरेंस देख लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का टाइप्स क्या क्या होगा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे निकालेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का टाइप्स। अब कई बेसिस है, एक फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का लोकेलिटी और साइट, कहाँ, जगह, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक टू टाइप का ये है। नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या है, एक कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस है, याद रखिएगा, कंप्लीट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। यहाँ कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, कंप्लीट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। यहाँ पे और कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता। क्यों, ये जस्ट गैसियस एक्सचेंज है, मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का मतलब कि गैस का अंदर लेना और गैस का छोड़ देना, ठीक। क्या अंदर हम ले रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, ओनली सिर्फ गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। मतलब इट इज ए टाइप ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। इन केस ऑफ एनिमल दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। एनिमल के केस में क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं इसी को। एनिमल के केस में क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये एकदम गैसियस सेक्शन है। प्लांट के केस में क्या है, गैसियस सेक्शन थ्रू स्टोमेटा, वो क्या किया कि ऑक्सीजन को लिया और CO2 को छोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज बस खाली फिजिकल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक ना। दूसरा क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन ये क्या है भाई, ये है टिश्यू और टिश्यू फ्लूइड के बीच गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। टिश्यू और टिश्यू फ्लूइड के बीच का गैसियस एक्सचेंज, और रियल में जो रेस्पिरेशन टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ये वाला रेस्पिरेशन, मतलब कि यहाँ पे आधा क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया और आधा क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया। जैसे देखो ध्यान से, ये कोई टिश्यू बना हुआ है, ये देखिए क्या है, टिश्यू है। क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, तो हम प्लांट टिश्यू बना रहे हैं। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन यही सेम चीज़ प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, याद रखिएगा। बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा, लगभग सेम टू सेम रहता है। ये प्लांट का टिश्यू हो गया। तो प्लांट का टिश्यू क्या करेगा, इंटरनली अंदर में, जैसे मान लिया कि फ्लो करके ऑक्सीजन गया, तो ये अंदर ही अंदर ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर रहा है और क्या कर रहा है, CO2 को छोड़ दे रहा है। एनिमल के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिश्यू फ्लूइड हो जाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड और सेल के बीच में गैसियस एक्सचेंज, तो एक स्टेप इसमें आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब रियल में इसके अंदर फूड मटेरियल ब्रेक करना शुरू कर जाए। सेल के अंदर, ये जो सेल है, सेल के अंदर रियल में ग्लूकोज का क्या हो जाए, ब्रेकिंग हो जाए,
अब ब्रेकिंग होने के बाद में वो ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक किए, और ग्लूकोज ब्रेक किया कई स्टेप में, बहुत सारे स्टेप में ब्रेक करने के बाद, और अल्टीमेटली CO2 को क्या किया, रिलीज कर दिया। अल्टीमेटली क्या किया, CO2 को रिलीज कर दिया। तो इसी को तो बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अंदर में टिश्यू लेवल पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है, टिश्यू लेवल का गैसियस एक्सचेंज और प्लस में सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इसमें लिखेंगे गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। कौन से लेवल पे, टिश्यू लेवल पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, एंड सेलुलर, मैं रेस्ट लिख दे रहा हूँ, रेस्पिरेशन आप समझ लीजिए, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कि ये जो गैसियस एक्सचेंज था ये फिजिकल प्रोसेस है, और ये क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो इसमें फिजिकल केमिकल दोनों प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में क्या था, ये फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेशन टू टाइप्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर बी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूज के बेसिस पे एयर रेस्पिरेशन कितने होते हैं। ठीक, वो पॉइंट नंबर बी होगा हमारा। क्या होगा, बी में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूज के बेसिस पे। ये फर्स्ट एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, और सेकंड क्या है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि जिस सेलुलर रेस्पिरेशन में, मतलब कि रेस्पिरेशन को समझिएगा, पहले समझने की जरूरत है। ये सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, ये सेल है, चलिए सेल है, सेल के बाद क्या है, सेल में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियो से मतलब नहीं है, ये साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल मतलब कि जो साइटोप्लाज्म में सॉल्यूशन है, ठीक ना, सॉल्यूशन मतलब कि सेल ऑर्गेनेल को छोड़ दीजिए, सेल ऑर्गेनेल को छोड़ने के बाद में जिस सॉल्यूशन में वो सेल ऑर्गेनेल पड़ा हुआ है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं, साइटोसोल, साइटोसोल। तो साइटोसोल मतलब क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल को छोड़ के। ठीक, तो साइटोसोल में एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, इस साइटोसोल में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ब्रेक करता है। ठीक है, और पायरुविक एसिड क्या हो जाता है, अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या करेगा, अब यहां देखिए, यहाँ पे पायरुविक एसिड अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्रेब साइकिल में जाएगा। कहाँ जाएगा, क्रेब साइकिल में, ये क्रेब साइकिल में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, क्रेब साइकिल में, ये क्रेब साइकिल परफॉर्म करेगा, क्रेब साइकिल परफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या होता है, इस क्रेब साइकिल में, के मैं लिख दे रहा हूँ, के फॉर क्रेब्स। ठीक है, क्रेब साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, NaDH2 बनते हैं, FADH2 बनता है। ठीक, बहुत सारे मैं बताऊंगा उसको, यही समझ लीजिए कि साइटोसोल में ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में ब्रेक किया तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे।
ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, कोई ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देख रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ये सोल्यूशन साइटोसोल है, ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस है। क्या है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, बड़ा में लिख दे रहा हूं मैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को और ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, ठीक। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, नो यूज ऑफ O2, O2 का कोई यूज नहीं हुआ। मतलब कि रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, वो फर्स्ट स्टेप कहाँ हो रहा है, इनसाइड द साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल में हो रहा है। साइटोसोल किसका, साइटोप्लाज्म का। क्यों, क्योंकि साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाला स्टेज, मतलब जो उसमें लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोसोल है। तो उसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है और ईएमपी पाथवे हो रहा है। ईएमपी पाथवे मीन्स विथ रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डिस्कवरर एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड परनास, सबके बारे में बताना है मेरे को आगे, ठीक है। तो एक फेज ये हो गया। दूसरा फेज क्या हो गया, ये क्रेब्स साइकिल का फेज हो गया, जिसमें कि O2 का यूज है और CO2 निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं है उसको हम बोलते हैं, मतलब ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं एन एरोबिक फेज। ये क्या है, एन एरोबिक फेज है। ये ग्लाइकोलिसिस जो देख रहे हैं, ये एन एरोबिक, NAEROBIC, एन एरोबिक फेज होता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। लेकिन यहाँ जब क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का यूज हो गया, तो क्रेब्स साइकिल क्या हो गया, ये जो क्रेब्स साइकिल देख रहे हैं, ये इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा। ये जो है, ये क्या है, क्रेब्स साइकिल है। ये क्या है, क्रेब्स साइकिल। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, ये एरोबिक फेज होता है। क्या होता है, ये एरोबिक फेज होता है। दो फेज और होता है, मैं लेकिन उन दोनों का भी नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उसका भी मतलब है नहीं, क्योंकि एक गेटवे स्टेप होता है और एक फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। उसी बात आगे करेंगे। अभी मेन समझिए कि दो फेज, एक एरोबिक फेज और दूसरा, एक एनएरोबिक फेज और दूसरा एरोबिक फेज, ठीक है। यदि रेस्पिरेशन में दोनों फेज होंगे, दोनों फेज होंगे तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन एरोबिक हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट फेज तो एरोबिक वाला है। लेकिन दोनों फेज में से खाली एक फेज ऊपर वाला ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस तो प्योर क्या है, एनएरोबिक है। इट मीन्स इफ ओनली ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस in respiration, then that respiration is known as anaerobic respiration. If both the processes are taking place, it means finally, ultimately, gaseous exchange takes place, means inlet of O2 and exlet or release of CO2 takes place. Then the overall process will be known as aerobic respiration. क्या बोलते हैं उसको, aerobic respiration. और खाली ग्लाइकोलिसिस होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या लिखेंगे, both glycolysis and Krebs cycle are performed. ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों इसमें परफॉर्म होता है, ठीक है। तो और क्या होगा, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक ना। मतलब एयर के प्रेजेंस में जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्या क्या, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों हो तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद अब सेकंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड क्या है, सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें होता है, अकर्स इन एब्सेंस। एरोबिक किसमें होता था, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन, एरोबिक।
एनएरोबिक इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, ये परफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, ओनली ग्लाइकोलिसिस इसमें टेक्स प्लेस होगा, ओनली ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस, ओनली ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्म होगा, ठीक। अब देखिए कहीं कहीं किसी किसी जगह पे, ठीक ना, होता क्या है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कोई मान लो कि एक ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोब है, मान लो ईस्ट, क्या है, YEAST, ईस्ट, इसका पूरा नाम सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है। अब ईस्ट में क्या है, ये ईस्ट का न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया इसका, ठीक है। अब इसके साइटोप्लाज्म में जो भी एंजाइम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने वाला, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने वाला ये बहुत मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मिनिमम 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। सभी स्टेप को परफॉर्म करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम ये अपने सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जो बहुत सारे एंजाइम का कलेक्शन होता है, उस एंजाइम को, मतलब ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम को, ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम को, एंजाइम ई फॉर एंजाइम, इसको बाहर निकाल देता है ईस्ट। अब बाहर निकालता है, शुरुआत में साइंटिस्टों को जानकारी नहीं था तो इसको एक एंजाइम मानते थे, उसको बोल दिए जाइमेज, क्या बोल दिए, उसको बोल दिया उन्होंने जाइमेज, ये जाइमेज है, क्या है, जाइमेज है। और जाइमेज को एक एंजाइम साइंटिस्ट लोग मानते थे, लेकिन वो एक एंजाइम नहीं है, वो 10 स्टेप का प्रोसेस है, तो 10 स्टेप करवाने में मिनिमम 8-9 एंजाइम तो लग ही जाएंगे, ठीक। एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस भी है, तो सारे के सारे एंजाइम का कलेक्शन वो है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम का, वो बाद की डिस्कवरी ने बताया, ठीक है। अभी मान लो जाइमेज, तो जाइमेज क्या हुआ, जाइमेज सेल से बाहर निकल गया। अब सेल से बाहर निकल गया, बाहर में कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, क्या है, बाहर में कार्बोहाइड्रेट है, बाहर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर हो गया, गुड़ हो गया, आटा हो गया, मैदा हो गया, ठीक है, उसमें इसको डाल दो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो हो जाएगा। तो क्या होगा, ये उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देगा, और प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। जब यही ग्लाइकोलिसिस सेल से बाहर परफॉर्म हो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो हम इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक स्टेप आगे का प्रोसेस होता है, कैसे, ग्लाइकोलिसिस में तो पाइरुविक एसिड खाली आपको मिला, अब पाइरुविक एसिड फर्दर अल्कोहल और CO2 में ब्रेक कर जाता है और एनर्जी में, ठीक है, तो एक स्टेप और आगे हो जाता है, लेकिन मोर और लेस तो वही हो रहा है, लगभग तो वही हो रहा है, इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन रेज कर देगा, जाइमेज इज ए सिंगल एंजाइम, कलेक्शंस ऑफ सो मेनी एंजाइम, ठीक, इट इज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो क्या बोलना पड़ेगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब कि कलेक्शंस ऑफ सो मेनी एंजाइम ही है वो, ठीक ना, जिसको एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जाइमेज क्या है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, मल्टी एंजाइम यहाँ है, बहुत सारा एंजाइम है, क्या है, मल्टी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये मल्टी एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्या, ग्लाइकोलिसिस, याद रखिएगा इसको, मतलब वही ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम सेल से बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद में वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल पे काम कर रहा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है, तो अब उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को बेकरी इंडस्ट्री में और बीवरेज इंडस्ट्री में, जहाँ पे अल्कोहल बनता है, बियर बनता है, अल्कोहल बियर ऐसे ही बनाया जाता है। पता है अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल जो भुट्टा होता है ना, मेज, मक्का, मेज के दाने को क्या करते हैं, बॉयल करके, अब बॉयल करने के बाद उसमें ईस्ट डाला जाता है, इसी ईस्ट को, ईस्ट का पूरा नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसको डाल दिया जाता है। इसको डालने के बाद अब मेज का जो बॉयल है, बॉयल सीड्स है, उसके बीच में इसको डाल दिए, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं उसको आप, तो ये क्या करता है,
रिलीज करवाता है, और ढक्कन ऊपर से बंद रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का टच ना जाए, क्योंकि जरा सा भी कहीं ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। CO2 निकल रहा है लेकिन ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो क्या होता है कि उस मेज के दानों के बीच में, मेज का दाना क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बीच में ईस्ट है, ईस्ट अपने बॉडी से एंजाइम बाहर निकालेगा, एंजाइम बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल तैयार होगा, ठीक है। उसी अल्कोहल में और फ्लेवर वगैरह मिला के और डाइल्यूट करके बियर बनाया जाता है। कंसनट्रेटेड रहेगा तो वाइन बन जाएगा, दारू बन जाएगा, शराब बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के बिवरेज इंडस्ट्री में, बिवरेज मतलब कि जहाँ पे ड्रिंक वगैरह भरा जाता है, बोतल में पैक किया जाता है, उसको बोलते हैं बिवरेज इंडस्ट्री। तो वहाँ पे इसी का टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। और इस थोड़ा मात्रा में हम बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। बेकरी इंडस्ट्री मतलब ब्रेड इंडस्ट्री में, केक इंडस्ट्री में, ठीक, इन सबको बेकरी इंडस्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रेड को फ्लफ़ी बनाना होता है, तो फ्लफ़ी बनाने के लिए ईस्ट हम डाल देते हैं। तो ईस्ट डालेंगे तो क्या करेगा, एक तो फर्मेंटेशन करेगा, वो फर्मेंटेशन करेगा तो थोड़ा सा टेस्ट भी खट्टा टाइप का होगा, तो टेस्ट भी थोड़ा सा फ्लेवरस वो बन जाता है। और प्लस क्या होता है, CO2 रिलीज करेगा, तो अंदर में स्पॉन्जी स्पेस छोड़ेगा, वो फ्लफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा फूल जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए भी हम इसको ब्रेड इंडस्ट्री में, ब्रेड इंडस्ट्री को बेकरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ब्रेड एंड केक इंडस्ट्री, और दूसरा बीवरेज इंडस्ट्री में भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। मतलब कि सेल के अंदर हुआ तो ग्लाइकोलिसिस, सेल के बाहर हुआ तो फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखिए बड़े मजे की बात है कि जिस ये फर्मेंटेशन जो देख रहे हैं, ये फर्मेंटेशन हमारे बॉडी में भी होता है, मतलब एनिमल्स के बॉडी में भी होता है। क्या बात करते हो सर, हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा, यहाँ पे फर्मेंटेशन कहाँ हो रहा है, यस होता है। आपने कभी ऐसा सुना कि चलते चलते मैं काफ़ी थक गया, एक्सरसाइज करते करते मैं थक गया, ऐसा सुना है कहते हुए किसी को? खुद आप बोलते होंगे, बोले कि हाँ ये सब बोलते हैं। मतलब चलते चलते थक गए, सीवियर एक्सरसाइज किया आपने, उसमें टायर्डनेस फीलिंग हो गई, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है आपका मसल्स, आपके मसल्स को प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, खूब ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में वो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब आप सीवियर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय जिस अमाउंट में, जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और जिस स्पीड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उस स्पीड से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। कोशिश, बॉडी कोशिश करता है, तभी तो ज़्यादा हाँफता है, ऐसे हाँफना शुरू करता है। क्यों हाँफना शुरू करता है भाई? इसलिए हाँफना शुरू करता है क्योंकि सीवियर रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, या चल रहे हैं, या मेहनत कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, तो उस समय एनर्जी की ज़्यादा आपको आवश्यकता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तब तो ब्रेक करेंगे फूड पार्टिकल को। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के चक्कर में रेस्पिरेटरी रेट आप बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर भी वो कम पड़ता है, कम पड़ने के बाद में आपके मसल्स का जो ग्लूकोज है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेकिन वो अल्कोहल नहीं बनाता, वो बनाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बनाना शुरू करता है, उसी को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। मतलब कि जिस फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस हो तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जिस फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, चलिए तो यहाँ से 2 पॉइंट पूछेंगे। क्या पूछेगा कि जाइमेज क्या है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा ग्लाइकोलिसिस सेल के बाहर होगा तो क्या होगा, क्या होगा, सेल के बाहर होगा तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में अल्कोहल निकलेगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन में क्या निकलेगा, अल्कोहल निकलेगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन परफॉर्म करता है, ईस्ट। और जब फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड निकलेगा, क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड, तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कहाँ होता है? मसल्स में होता है, मसल्स में होगा, ठीक।
और कौन से मसल्स में? एस्ट्रिएटेड मसल्स में, जिसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए क्लियर, एस्ट्रिएटेड मसल्स, एस्ट्रिएटेड मसल्स में होगा। ठीक है, कार्डियक मसल्स में नहीं होगा, कार्डियक मसल नहीं थकता, हार्ट का मसल्स थक गया तब तो गए काम से फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम होता है तुरंत कन्वर्ट करने का लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में। ठीक ना, वहाँ पे एंजाइम है। तो एस्ट्रिएटेड मसल्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होगा? एस्ट्रिएटेड मसल्स में होगा। और दोनों ही के लिए सेम कंडीशन है क्या? इन एन एरोबिक कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशन में ऐसा होगा। ठीक, यदि एरोबिक कंडीशन दे देंगे, ईस्ट को दे दिया हवा, ऑक्सीजन बिल्कुल खुले में छोड़ दिए ऐसे। ठीक है, ईस्ट में एयर सप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा मतलब कि ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसको पास्चर इफेक्ट भी बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, दोनों की बात बोल रहा हूं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज इनहिबिटेड, क्या होता है? ये इनहिबिट हो जाता है। दिस इज नोन एज पास्चर इफेक्ट। लुईस पास्चर ने खोजा था इसको। ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्या? दिस इज के ए मीन्स नोन एज, क्या बोलते हैं? पास्चर इफेक्ट। दिस इज नोन एज पास्चर इफेक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि इनहिबिशन ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज पास्चर इफेक्ट। मतलब कि आप जो बेवरेज इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी आपका कंटेनर वेसल है, वो ऑक्सीजन फ्री रहे। ऑक्सीजन रहेगा तो काम नहीं बन पाएगा, आपका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और एरोबिक रेस्पिरेशन बता ही दिया आपको, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ध्यान देना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, नोट करके लिख लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी और 38 एटीपी बनता है। कितना? 36 से लेके 38 एटीपी। ठीक है ना, ये बनेगा। ठीक, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ठीक है ना, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको बनता है 59 किलो कैलोरी। तो 59 किलो कैलोरी को यदि एटीपी में आप चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड कर दिए 7.9 से। ठीक है ना, तो 59 डिवाइड बाई 7.9, ठीक है, तो 7.46। ठीक है, ये 7.46 एटीपी बनेगा, याद रखिएगा। 7.46 एटीपी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 1 एटीपी, ध्यान रखना है, 1 एटीपी इज इक्वल टू होता है 7.9 किलो कैलोरी। ठीक, ध्यान से, 7.9 किलो कैलोरी। यहाँ पे वही चीज़ चलेगा। यदि एक मॉलिक्यूल बोलेंगे तो खाली कैलोरी, यदि एक मोल बोलेंगे तो किलो कैलोरी। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो 1 एटीपी मतलब 1 मोल ऑफ एटीपी
रिलीजेस 7.9 किलो कैलोरी, ठीक है। 7.9 किलो कैलोरी क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस तरीके से, और कन्वर्जन यूनिट लिख लीजिए क्या, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, याद रखना इसको, 4.18 जूल, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल, इसको भी याद रखना है, ठीक ना। 1.48 किलो जूल, इसको याद रखिएगा, कन्वर्जन यूनिट है ये सब, कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरीके से एनर्जी, कहने का मतलब क्या हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बहुत ही कम एटीपी का क्या होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक ना। इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा, यदि हम लोगों में खाली एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता तो क्या होता, ठीक है। खाली एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता तो पहली बात यह है कि एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत सारा ऐसा बाई प्रोडक्ट मिलता है बीच रास्ते में, कि उसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनता है, डीएनए आरएन तक का सबस्ट्रेट मिल जाता है उससे, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल बनने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को बनने का क्या होता है, हमें मिल जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन से ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन से वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कैसे पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस ऐसे करेगा कि मान लो कि प्लांट रहे, उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो अल्कोहल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस हो गया, वो जमा होगा, उसका पॉइजनस इफेक्ट होगा, ठीक है। हमारे बॉडी में अल्कोहल जमा हो जाएगा, पॉइजनस इफेक्ट, अल्कोहल का तो जानते हैं पॉइजनस इफेक्ट होता है। और इस तरीके का, तो और दूसरा है कि इनएफिशिएंट प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लगता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या लगता है, ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल लगता है। तो बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन इससे आप क्या आ सकते हैं, क्या मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट या फर्स्ट ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक है भाई, कि ये बहुत सारे मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है ना, जो डिफरेंट प्रोसेसेस में हमारे बॉडी में यूज होते हैं, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, डिफरेंट टाइप का न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस, डिफरेंट टाइप का शुगर्स का, डिफरेंट टाइप का और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का सिंथेसिस, ठीक है, वो हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलेगा, पहला। दूसरा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टॉक्सिक इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड जमा होगा तो टॉक्सिक मटेरियल है। एरोबिक रेस्पिरेशन का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। सेकंड, थर्ड क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फोर्थ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक मटेरियल का ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एरोबिक के कंपेरिजन में, एरोबिक के कंपेरिजन में वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, और एरोबिक कम कंज्यूम करता है कार्बन स्केलेटन को, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट दे देगा, लिख देगा ये 4 स्टेटमेंट, और नीचे में लिखेगा विच वन इज करेक्ट, ए, ऑप्शन बी में ए बी, ठीक है, या स्टेटमेंट फर्स्ट, बी में देगा फर्स्ट एंड सेकंड, सी में दे देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी में दे देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर ऑल। तो मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक रेज किया नहीं है, पूछ देगा तो एकदम बना लेंगे आप। और आप जान ही रहे हैं कि नीट और एम्स सब फ्यूज कर दिया, एक साथ करने जा रहा है, तो एक साथ करने जा रहा है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्डाइजेशन तो बढ़ेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या लिखेंगे, पहला लेस एनर्जी, ठीक, डिफरेंस ही लिख लीजिए दोनों के बीच में तो और बढ़िया रहेगा। एरोबिक और क्या, एनएरोबिक। तो फर्स्ट का डिफरेंस है, इन्वॉल्व्स O2, ये O2 को इन्वॉल्व करता है, इट डजंट इन्वॉल्व O2 को इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक।
दूसरा सेकंड, लेस एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ क्या है, एन एरोबिक में, एन एरोबिक में लेस एनर्जी प्रोडक्शन। एन एरोबिक में क्या है, लेस एनर्जी प्रोडक्शन। एरोबिक में क्या हो जाएगा, मोर एनर्जी प्रोडक्शन। मोर एनर्जी प्रोडक्शन, यह एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, मोर है, ठीक है, मोर एनर्जी प्रोडक्शन। अब क्या होगा आगे, लेस और मोर एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज द सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ so many metabolites। और यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट द सोर्स ऑफ so many मेटाबोलाइट सिंथेसिस। मेटाबोलाइट सिंथेसिस, मेटाबोलाइट सो मेनी मेटाबोलाइट सिंथेसिस के लिए ये सोर्स नहीं है। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे, लेस कार्बन एस्केलेटन इज यूज्ड। कार्बन एस्केलेटन मतलब सीधी सी बात फूड मटेरियल की बात हो रहा है, ठीक है, तो लेस कार्बन एस्केलेटन इज यूज्ड। यहां पे क्या हो रहा है, मोर, क्या, मोर कार्बन एस्केलेटन। कैसे, एन एरोबिक में ग्लूकोज से आपने बनाया पायरुविक एसिड, ठीक है, और पायरुविक एसिड आगे बढ़ा तो और कुछ बन गया। तो अभी पायरुविक एसिड क्या हुआ, पार्शियली ब्रेक ही किया ना, पूरा का पूरा तो ब्रेक कर नहीं पाया, तो बीच में आधा ही ब्रेक करके रह गया वो, तो काम हुआ कम, और कार्बन ग्लूकोज का 6 कार्बन यूज कर लिया और काम कम आपका हुआ। लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन एरोबिक में यूज होता है, काम ज़्यादा होता है, पूरा का पूरा ब्रेक करता है वो, जिससे कि एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मोर कार्बन एस्केलेटन इज यूज्ड किसमें, एनएरोबिक में, यहाँ पे लेस यूज हो रहा है। ध्यान से, एनएरोबिक ज़्यादा यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि है, बोले सर ज़्यादा कहाँ से यूज कर लिया, 6 कार्बन एक ग्लूकोज का, ये भी ग्लूकोज का 6 कार्बन यूज कर रहा है, तो दोनों कार्बन तो सेम यूज कर रहे हैं, सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपेरेटिवली देखो, ये 6 कार्बन तो यूज कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरे कार्बन को 6CO2 में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे कार्बन को यूज नहीं कर रहा है, मतलब पूरे के पूरे कार्बन को तोड़ ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब कम कार्बन को इसमें से हटा रहा है, लेकिन चाहिए उस कम कार्बन के लिए चाहिए तो 6 कार्बन ही इसको। कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन लेस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहां पे मोर कार्बन वाला फूड की जरूरत इसको है, तो कार्बन स्केलेटन ज्यादा ना कंज्यूम हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, 6CO2 प्रोड्यूस हुआ और 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का यूज भी हुआ, तो यहां तो एग्जैक्ट यूज है, मतलब एक तरह से इसके कंपेरिजन में कम यूज हो रहा है, तो लेस कार्बन स्केलेटन यहाँ पे कंपेरेटिवली यूज हुआ, ठीक है, यहाँ पे मोर कार्बन स्केलेटन यूज हुआ, ठीक है, ऐसा। और पांचवा क्या है, ये नॉन टॉक्सिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, नॉन टॉक्सिक, ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट, नॉन टॉक्सिक इफेक्ट, इसका क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये 4 स्टेटमेंट दे देगा आपको, पूछ देगा क्वेश्चन, तो डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे समझ से आपको डिफरेंस पता हो गया होगा, अब आगे है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे दो, एक एरोबिक और दूसरा क्या हुआ, एन एरोबिक हो गया। अब ये जो रेस्पिरेशन है, एक और बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसमें भाई, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट,
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, और हम रेस्पिरेटरी फ्यूल भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलो या रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलो, क्या बोलो? रेस्पिरेटरी फ्यूल, ठीक। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक ना। जो मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो इस हिसाब से ये सी है। फर्स्ट है आपका फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन मतलब कि नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आप करते हैं अपने डेली लाइफ में, हंसी खुशी से लाइफ बिता रहे हैं, और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है, आप कहीं भी इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं फंसे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो उस समय क्या होता है, ठीक है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या होता होगा, ठीक है? एकदम सिंपल रेस्पिरेशन। तो सिंपल कंडीशन में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बर्न करता है, आप उस एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। और क्या खाते हैं? फैट लेते हैं, फैट बर्न करता है, उससे एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जब जिस रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी फ्यूल के फॉर्म में या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का यूज हो और फैट का यूज हो, तो हम ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट को लिपिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिपिड इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूज्ड एज रेस्पिरेटरी को मैं RES की लिख रहा हूं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में जब ये यूज हो जाए कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो नॉर्मली यही यूज होता है, ठीक है। अब जरा दूसरे सिचुएशन में सोचिए। क्या दूसरे सिचुएशन में सोचना है भाई? आपको ले जाके अलास्का में छोड़ दिया, ठीक ना, ड्रॉप कर दिया हेलीकॉप्टर से, वहाँ तो कुछ नहीं, खाली बर्फ ही बर्फ है। साइबेरिया में छोड़ दिया, खाली बर्फ वहाँ मिलेगा, आइस मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ दिनों तक क्या होगा? आपके बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज, ग्लाइकोजन यूज होगा। कार्बोहाइड्रेट का पहले यूज होता है। जब कार्बोहाइड्रेट पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब फिर आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट कहाँ का स्टोर होता है? चीक में, गाल में, चेस्ट में, ठीक है। चेस्ट के बाद में बेली रीजन में, ठीक है ना। बेली रीजन के बाद में थाई रीजन में, ठीक, फिर हिप रीजन में। ये सब क्या है? फैट डिपो हैं आपके बॉडी के। तो ये फैट क्या होगा? फैट का यूज होगा, ठीक ना। जब फैट भी पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि कुछ खाने को आपको मिल नहीं रहा है, तो फैट भी जब पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो अब यूज हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का मटेरियल। जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट का 75% क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का यूज हो जाएगा एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जब प्रोटीन का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज होगा, तो हम उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेकंड क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये क्या है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? प्रोटीन इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल और सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में प्रोटीन यूज, मतलब कि प्रोटीन जल्दी यूज नहीं होता। जब आप बिल्कुल स्टार्विंग कंडीशन में चले जाएंगे, एकदम वेरी फास्ट हंगर में चले जाएंगे, ठीक है, या आपको खाना ना दिया जाए, तो शुरू में कार्बोहाइड्रेट यूज होगा,
1-2 दिन में कार्बोहाइड्रेट का पूरा यूज हो जाएगा। उसके बाद फैट का यूज होगा। फैट का यूज होने में कम से कम आपको लग जाएंगे कितने महीने दिन, ठीक ना। 1 महीना तक फैट पूरा बर्न कर जाएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद खाली पानी मिलना चाहिए, जिंदा रह जाओगे, ठीक है। 1 महीने के बाद फिर क्या होगा, प्रोटीन बर्न करना शुरू करेगा। और जब प्रोटीन मतलब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होना शुरू हुआ तो आप क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, 15 दिन 20 दिन और जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद डेथ हो जाएगी, मर जाएगा आदमी, ठीक है। तो भूखा जो है 2 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, 2-3 महीने मान लीजिए। और पानी के बगैर तो खैर 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है आदमी, ठीक। या मैक्सिमम मान लीजिए तो 6-7 दिन, ठीक ना। तो इस तरीके से प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल में अब क्वेश्चन आ जाएगा कि सीक्वेंस बताओ रेस्पिरेटरी फ्यूल का यूज होने का। तो पहले क्या यूज होगा, सीक्वेंस, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीक्वेंस है कार्बोहाइड्रेट, क्या है सीक्वेंस भाई, कार्बोहाइड्रेट का पहले यूज होगा। उसके बाद किसका यूज होगा, उसके बाद यूज होगा फैट का, फैट मीन्स लिपिड का, ठीक है। और फैट और लिपिड के बाद फिर किसका यूज होगा, फैट और लिपिड के बाद में प्रोटीन का यूज होगा। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन का क्लासिफिकेशन आज हमने आपको बताया, और बाकी रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक ना। थैंक यू, ओके।